Good afternoon to everyone. है ना, तो आज आपको लास्ट है ना, आज आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स का, दैट इज योर पोलराइजेशन। है ना, कि आज आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज योर पोलराइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट विद द मॉडर्न फिजिक्स। है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से स्टार्ट करेंगे। तो होप कि इस मंथ में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो, इस मंथ के एंड तक। है ना, 2020 में ही पूरा सिलेबस हम 12th का खत्म करेंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन। है ना, इसके ऊपर भी रिसेंटली काफी क्वेश्चंस आते हैं। वी टॉक अबाउट द पोलराइजेशन। है ना, तो आपने देखो स्टार्टिंग में जो पढ़ा था आपने, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाया, है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्ट्रक्चर था वो आपने इस तरह से बनाया कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कि इस तरह से अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस तरह से प्लॉट करूं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर मैं प्लॉट करूं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है एक प्लेन में, और एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, परपेंडिकुलर प्लेन में, राइट। तो ये अगर प्लेन जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है ना, इस तरह से प्लेन में क्या ऑसिलेट कर रहा है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे प्लेन में क्या ऑसिलेट कर रहा है, जैसे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये दोनों जो प्लेन में ऑसिलेट करते हैं, वो डायरेक्शन उसकी जो होती है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। ये तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, ये इस डायरेक्शन में लाइट कर रही है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपका ऑसिलेशन होता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो क्या होती है। अनपोलराइज्ड लाइट, अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि आपकी व्हाट इज द अनपोलराइज्ड लाइट, है ना, कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होगी वो आपका क्या होगा, है ना, क्या हम सबसे पहले डायल करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। है ना, तो जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, इसमें जो वाइब्रेशन जो होता है वो सारे डायरेक्शन में होता है ना। सिंपल सा हम बोलेंगे, इन दिस लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल directions, right, perpendicular to the in a plane, all direction in a plane, perpendicular to direction of propagation, direction of propagation, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, कि आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कि जिस डायरेक्शन लाइट प्रोपगेट कर रही है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट क्या करती है, जैसे कि आपकी सारी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, तो उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे जस्ट एक प्लेन डिफाइन करूँ, जस्ट मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपके इस तरह से कोई प्लेन है ना, कि जैसे आप अनपोलराइज्ड लाइट को डिफाइन करोगे, तो ये अगर आपका डायरेक्शन आपका प्रोपगेशन है कोई, है ना, इस तरह से अगर हम देखें तो इस पूरे प्लेन में लाइट ऑसिलेट कर रही है ना, कि भाई पूरे प्लेन में इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे कि आपके किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है ना, तो इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट इस तरफ है, स्पीड ऑफ लाइट से, तो इस पूरे प्लेन में रैंडमली जब ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, तो इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। तो ये जो लाइट हो गई, दिस इज सिंपली नोन एज ए अनपोलराइज्ड लाइट। ये जो लाइट होगी, लाइट कैसी हो जाएगी, आपकी अनपोलराइज्ड, है ना, ये जो लाइट होगी कैसे हो जाएगी, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट वेव फॉर्म में।
है ना। तो ये आपकी जो लाइट होती है दिस इज नॉन एज अनपोलराइज्ड। पूरे प्लेन में क्या होगा, बेसिकली आपका ऑसिलेशन होगा और जो डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाइट क्या करती है, बेसिकली आपकी ऑसिलेट करती है। तो इस तरह की लाइट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। राइट। अब पोलराइजेशन का मतलब ये हो गया कि इसके जो ऑसिलेशन को एक सिंगल डायरेक्शन में अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें उस लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, है ना। ये सिंपल सा हम बोलते हैं कि जब भी आप पोलराइज्ड लाइट को डिफाइन करोगे कि व्हाट इज द पोलराइज्ड लाइट, है ना, तो सिंपल सा हम बोलेंगे इफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, है ना, कि भाई इफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन is restricted to a single direction, a single direction perpendicular to direction of propagation, perpendicular to direction of propagation, है ना। if direction of oscillation is restricted to a single direction perpendicular to direction of propagation, then light is called polarized, then light is called polarized, है ना। तो इस तरह की लाइट को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी पोलराइज, कि भाई पूरे प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है तो इसको हम बोलते हैं जैसे कि आपकी अनपोलराइज। जब यही डायरेक्शन जो होगी एक सिंगल डायरेक्शन में आ जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइज है। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो गया जेड एक्सिस। तो आपको इसमें जो ऑसिलेशन हो रहा है पूरे वाई जेड प्लेन में, है ना। तो जब वाई जेड प्लेन में ऑसिलेशन होगा ना तो कई बार हम इसको इस तरह से भी शो कर देंगे कि यही जो लाइट होगी अगर ये अनपोलराइज्ड है तो इसको हम कई बार इस तरह शो करते हैं, है ना, ऐसा। दिस इज नोन एज ए अनपोलराइज्ड लाइट। तो भाई एक तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेशन हो रहा है तो बीच वाले ऑसिलेशन को हम इसके लॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं, और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेशन हो रहा है तो जेड एक्सिस को हम डॉट से शो करते हैं ऐसे। ये भी अनपोलराइज्ड है ना, ये इसी को मैंने इस तरह से शो किया है। ये भी जो लाइट है कैसी है, जैसे कि आपकी अनपोलराइज्ड। वही बात है, जैसे इस डायरेक्शन में तो ऑसिलेशन हो ही जाए, जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी हो रहा होगा ऐसे, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाए, है ना, कि भाई प्लेन में अगर कोई ऐसे भी ऑसिलेशन हो रहा है एक तो इसका वाई कंपोनेंट रहेगा एक जेड कंपोनेंट, अपने वाई और जेड के ऑसिलेशन, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेशन और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी ऑसिलेशन, तो स्टिल ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका अनपोलराइज्ड। इसी अनपोलराइज्ड लाइट को जब एक सिंगल डायरेक्शन में ले आएंगे तो उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना, कि भाई इस तरह से अगर जा रहा है ऑसिलेशन, इसमें अगर हम ये वाला खत्म कर दें, इस तरह से सिर्फ अगर एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेशन होने लग जाए, है ना, तो इसको वी कॉल इट एज ए पोलराइजेशन। मल्टी डायरेक्शन में जब सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसी को हम क्या होता है, जैसे आपका पोलराइजेशन, राइट। तो जो पोलराइज्ड लाइट है इसके मेथड्स होते हैं, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल पोलराइजर होते हैं, जो आपका डायरेक्शन इस एक्सिस के अलोंग होगा वो तो इससे ट्रांसमिट कर जाएगा, लेकिन जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन चीज होगी वो क्या होगा, जैसे आपकी ऑसिलेट होगी। सेम ये चीज ऐसे होती है कि जैसे अगर मैं कोई इस तरह से स्लिट ले लूं, है, स्लिट ले लूं इस तरह से, जैसे अगर आप इस तरह और भाई इस तरह भी ऑसिलेट मल्टीपल डायरेक्शन में कर रहा हूं ऑसिलेट से, है ना। तो हो सकता है कि ऑसिलेशन इस तरह से भी हो, आपका किसी केस में इस तरह से भी हो, लेकिन जब ये इससे पास होगा तो बाकी होता है कि जो ट्रांसमिट होगा उसमें ऑसिलेशन तो सिंपल से ही बच जाएगा ना, ये चीज ऑसिलेट होगी, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब। वही चीज है कि ये वाला ऑसिलेशन इसमें अब्सॉर्ब हो गया, सिर्फ वाई वाला ऑसिलेशन जो होगा वही ट्रांसमिट होगा। तो इसमें भी ऐसे ही है कि जेड वाला ऑसिलेशन क्या हो गया, अब्सॉर्ब हो गया, वाई वाला ऑसिलेशन क्या हो गया, ट्रांसमिट।
तो जब इससे बाहर निकलेगी लाइट पोलराइजर से, तो ये आपकी पोलराइज हो जाएगी, है ना, कि इसमें सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन का ऑसिलेशन हो जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, जैसे आपके एक सिंगल डायरेक्शन का ऑसिलेशन, है ना। अब थोड़ा ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आई है, इस लाइट की इंटेंसिटी जो है वो अगर आई है ना, अनपोलराइज लाइट की अगर इंटेंसिटी हम आई ले लें, तो जब पोलराइजर से पास होगा तो इंटेंसिटी आई बाई 2 है। जब यहाँ से पास होगा तो इसकी इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, आई बाई 2 है। इसी को कई बार हम आई नॉट भी लिख सकते हैं, है ना। वही सिंपल से आपने बोला कि अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई है, तो जब वो पोलराइजर से क्रॉस होगी तो इंटेंसिटी आपकी हाफ होगी, क्योंकि हाफ तो एब्जॉर्ब होगी ना, है ना, कि एवरेज जब आप निकालोगे तो हाफ क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एब्जॉर्ब होगा, तो हाफ ही क्या होगा, जैसे कि आपका ट्रांसमिट होगा। तो जब भी कोई अनपोलराइज लाइट, ये आपकी जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड है ना, ये जब पोलराइज होती है तो इसकी इंटेंसिटी नेचुरली क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी हाफ हो जाएगी, है ना, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। पढ़ते हो ये तो जस्ट ये हो गया कि अनपोलराइज लाइट को आपने किसी पोलराइजर से क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, और जब पोलराइज कर रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी ओरिजिनल इंटेंसिटी की क्या हो जा रही है, हाफ हो जाती है। अब हम यहाँ पे आते हैं इसके बाद कि इसी पोलराइज लाइट को एक और अगर हम पोलराइजर में एंटर करवा दें, कि यही जो पोलराइज लाइट थी इसको किसी दूसरे पोलराइजर में हम इस तरह से अगर एंटर करवा दें, हाँ, क्या पोलराइज लाइट पोलराइज हुई, इसी लाइट को मैं दूसरे पोलराइजर में एंटर करवा, कई बार हम इसको एक दूसरा नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एनालाइजर, है ना, कि इसको जो हम नाम देते हैं क्या होता है, जैसे कि आपका एनालाइजर होता है, ये पोलराइजर ही है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी एक्सेस किसी एंगल पे होती है, इसकी एक्सेस जो होगी ये किसी क्या होती है, जैसे कि आपके एंगल पे होती है वर्टिकल, और वर्टिकल से इसका एंगल कितना है, जैसे कि आपका थीटा, है ना, कि वर्टिकल से इसका एंगल क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका थीटा हो जाएगा। तो हम पहले आपने अनपोलराइज को पोलराइज किया, पोलराइजर से ये बाहर जाए, तो हम देखते हैं आप क्या होगा। ऑब्वियस बात है कि आप क्या करोगे ना, कि अगर मैं बोलूं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड अगर ई नॉट है ना, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड ई नॉट हो गया, तो आपको पता है कि पूरा जो ई नॉट होगा वो ट्रांसमिट थोड़ी होगा, कि भाई इस पूरे केस में पूरा ई नॉट ट्रांसमिट नहीं होगा, बल्कि ई नॉट का कंपोनेंट ही तो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से अगर ये एंगल आपका थीटा है तो इस ई नॉट को रिजॉल्व कर देंगे, तो ई नॉट का ये वाला कंपोनेंट जो होगा ई नॉट कॉस थीटा होगा। भाई अगर ये ई नॉट है तो ई नॉट का कंपोनेंट उसके अलावा क्या आ गया, ई नॉट कॉस थीटा आ गया, तो सिर्फ ये ई नॉट कॉस थीटा ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि एक्सिस के अलावा कंपोनेंट को ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो जब आप किसी पोलराइज लाइट को किसी एनालाइजर में एंटर करेंगे, दोनों के एक्सिस जो है वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो अब यहाँ से जो लाइट इमिट होगी, है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ई नॉट कॉस थीटा होगा। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा ये क्या हो जाएगा, कि आपका ई नॉट कॉस थीटा, है ना, भाई पहले तो ई नॉट था, भाई अभी भी ई नॉट ही रहा, इंटेंसिटी हाफ हो गई वो बात अलग है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो ई नॉट ही था, लेकिन अब ई नॉट इंटेंसिटी जो होगी, एम्पलीट्यूड जो हो गया वो ई नॉट कॉस थीटा। तो अगर एक बार एम्पलीट्यूड पता है तो हम यहाँ से इसका इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी जो होती है ना, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली होती है ना, कि जो इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कोई इंटेंसिटी अगर निकल रही है, सपोज आपकी आई डैश, है ना, यहाँ से अगर कोई इंटेंसिटी निकल रही है आई डैश, मैं बोलूंगा आई डैश जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ई नॉट कॉस थीटा के होल स्क्वायर, और वहां पे जो इंटेंसिटी आई नॉट थी, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा ना, तो यहाँ से आई डैश की वैल्यू आ जाएगी, जब आई इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई डैश की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर, ये आपका है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैलस, है ना, इसी लॉ को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ मैलस, है ना, कि जो लॉ होता है दिस इज सिंपली नोन एज ए लॉ ऑफ मैलस। तो क्या होता है कि ये आपकी लाइट कोई अनपोलराइज्ड है, जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड होगी तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ, वो आपने आई नॉट ले लिया। अब ये आई नॉट इंटेंसिटी जब किसी एनालाइजर से पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा,
थीटा दोनों के एक्सिस के बीच का क्या हो गया, एंगल हो गया, है ना। थीटा दोनों के एक्सिस के बीच का क्या हो गया, जैसे आपका एंगल हो गया। लाइक अगर कहीं पे क्रॉस्ड पोलराइज है ना, कि भाई दो पोलराइज क्रॉस्ड है, क्रॉस्ड है मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक अगर वर्टिकल है दूसरा कैसा है आपको ऑर्डिनल। क्रॉस पोलराइज का अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो इसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, जिससे आउटपुट बाहर निकलेगा। मतलब अनपोलराइज्ड लाइट इससे पोलराइज हो गई, अगर इससे 90 डिग्री एंगल पे दूसरा कोई पोलराइजर रखा हुआ है तो बाहर कोई लाइट निकलेगी नहीं, इंटेंसिटी 0 होगी, है ना। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस पोलराइज। क्रॉस पोलराइज से जब लाइट निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, 0। बाकी कोई अगर दूसरा एंगल होगा तो रिजल्टेंट कुछ इंटेंसिटी होगी। तो कई बार जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, ये लॉ ऑफ मेलस का कि दो के बीच में अगर एंगल थीटा है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी आई डैश वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है ना। दो ही लॉ इसमें है, एक तो लॉ ऑफ मेलस है, दूसरा मैं भी आपको बताता हूँ, तो बहुत ही बड़ी चीज नहीं है ना, कि एक तो लॉ ऑफ मेलस आ गया है, एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट है इसमें। है ना, ये आपका आ गया लॉ ऑफ मेलस, है ना। लॉ ऑफ मेलस को हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। दिस इज सिंपली नोन एज ए लॉ ऑफ मेलस। एक आपका और भी लॉ होता है, ये तो सिंपल से लॉ ऑफ मेलस आ गया कि किसी पोलराइजर से हमने पोलराइज। एक आपका लॉ जो होता है वो ब्रेविस्टर लॉ भी होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज द ब्रेविस्टर लॉ। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये होता है कि व्हेन एन unpolarized light unpolarized light right strikes a denser medium इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या इसको when unpolarized light strike a denser medium right and if angle between reflected and refracted light angle between the reflected and refracted light is 90 degree है ना, कि अगर when unpolarized light strike a denser medium and if angle between the reflected and refracted light is 90 degree then reflected light become polarized then reflected light becomes polarized ये आप पा लेंगे, ये कंसेप्ट है ना। कैन पोलराइज्ड है किसी डेंसर मीडियम में स्ट्राइक कर रही है और एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है ना, वो अगर 90 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमेशा पोलराइज्ड होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे तो एयर है ना, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 है और यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम आ गया है ना, यहाँ पे क्या आ गया, जैसे आपका कोई दूसरा डेंसर मीडियम आ गया, इसका म्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है, वाटर ग्लास कोई भी चीज। तो अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट इस तरह से अगर स्ट्राइक कर रही है, ये अनपोलराइज्ड है मतलब इसमें ऑसिलेशन जो है वो पूरे प्लेन में हो रहे हैं, ये ऐसे ऑसिलेशन तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा ये डॉट्स भी हैं जो कि प्लेन के इसके परपेंडिकुलर भी ऑसिलेशन है। तो अनपोलराइज्ड लाइट आ गया, अब इसमें क्या होगा, इसके कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा
और कुछ पार्ट जो होगा इसका ट्रांसमिट होगा। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, अगर वो 90 डिग्री है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये पोलराइज हो जाती है, मतलब इसमें सिर्फ डॉट बचे, है ना। ये आपकी ऐसी स्टिल अनपोलराइज्ड है ना, ये तो अनपोलराइज्ड रहेगी। ये वाली जो लाइट होगी रिफ्लेक्टेड होगी, वो आपकी पोलराइज हो जाती है। हाँ, तो जब भी कोई ऐसा हो कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड का अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाएगी, मतलब इसमें ये वाला ऑसिलेशन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सिर्फ यही बच जाएगा जो कि सरफेस के पैरेलल है ना। लेकिन आपको पता है इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए, है ना। इसके लिए एंगल जो होता है कोई थीटा पी होता है ना। इसी थीटा पी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना। इसी थीटा पी को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना, कि ये कोई एंगल होगा एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पे एक थीटा पी आ जाएगा and this theta p is simply called as a angle of polarization, angle of polarization। यहाँ पे थीटा पी हो जाएगा और थीटा पी क्या हो जाएगा, कि आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा। तो भाई किसी एंगल पे इंसिडेंट होगा और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज सिंपली नोन एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, थीटा, है ना। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो कितना, व्हाट इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, सिंपली कैलकुलेट। ये अगर थीटा पी है, ये भी थीटा पी हो जाएगा ना। आर की वैल्यू जो हो जाएगी, हाँ हो जाएगा ना, क्योंकि इस थीटा पी 90 और इसका ये होगा, तो ये थीटा पी है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा पी होगा, तो सबका सम तो 180 होगा। अब इसके बाद स्नेल्स लॉ लगा लो, उस थीटा पी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, मैं स्नेल्स लॉ से ये लिखूंगा कि 1 sin थीटा पी, थीटा पी इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू sin r, r की जगह पे आ गया 90 माइनस, अल्टीमेटली यहाँ पे आ गया आपका sin थीटा इक्वल टू आपका हो गया म्यू इनटू cos थीटा। तो यहाँ से आपका tan थीटा पी, यहाँ से क्या आ गया इसलिए आपका tan थीटा पी इक्वल टू म्यू है ना। तो यहाँ से थीटा पी की वैल्यू, थीटा पी की जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स म्यू है ना। तो जब भी किसी लाइट किसी डेंसर बाउंड्री में इस एंगल पे इंसिडेंट होती है, जो मैंने वहां लिखा है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो पोलराइज होगी, है ना। और यही जो लॉ है कि थीटा पी की वैल्यू tan इनवर्स म्यू होती है, इसको हम ब्रेविस्टर लॉ बोलते हैं। दिस इज नोन एज ए ब्रेविस्टर, है। तो पोलराइजेशन में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बस ये दो तीन चीजें आती हैं, मतलब दो ही लॉ के ऊपर पूरे न्यूमेरिकल्स इसके पूछ लेंगे। एक तो आपका ब्रेविस्टर लॉ हो गया, और दूसरा आपने जो पढ़ा था लॉ ऑफ मैलिस, दूसरा जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जैसे कि आपका लॉ ऑफ मैलिस। तो लॉ ऑफ मैलिस के अकॉर्डिंग अभी आपने पढ़ा है कि जो आई डैश की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर, है ना। तो ब्रेविस्टर लॉ ऑफ मैलिस के ऊपर एक पूरे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछेंगे, फिर फंसा है। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन यूज करते हैं, है ना। ट्रांसवर्स वेव का ये क्या होता है, जैसे कि आपका पोलराइजेशन होता है ना, कि भाई ट्रांसवर्स अगर वेव होगी ना तो उसी की प्रॉपर्टी होती है ना, कि पोलराइजेशन जब भी होगा, है ना, तो पोलराइजेशन जो होगा सिर्फ एक किसका होगा, जैसे कि आपके ट्रांसवर्स वेव, है ना, कि जो पोलराइजेशन होगा वो किसका होगा, जैसे कि आपके ट्रांसवर्स वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव का ये क्या हो सकता है, जैसे कि आपका पोलराइजेशन, लॉन्गिट्यूडनल का कभी नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव, है ना, ट्रांसवर्स नेचर की वेव, क्योंकि इसका पोलराइजेशन है। ये आपका गैस है, तो ये आपका होता है लॉ ऑफ मैलिस एंड ब्रेविस्टर। तो आई विल गिव यू न्यूमेरिकल्स, उसको अटेम्प्ट करो। पूरा वेव ऑप्टिक्स हम रिवाइज है ना, पहले पोलराइजेशन कर, बैकवर्ड भी करेंगे सारे, है ना, अपने आप ही आपको सारी चीजें
ओके, आई विल गिव दिस क्वेश्चन, पहले कर लो क्वेश्चन। जो भी आंसर आप बताओ मुझे इसका क्या आंसर है। ओके, हाँ निमिषा सही आंसर है आपका। फिर दाना इसका जो ऑप्शन होगा ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना, कि इस पूरे बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा इसका, है ना। सिंपल सा बिजनेस देखो कि जब इसको सॉल्व करोगे तो बी ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि अगर ओरिजिनल इंटेंसिटी आई है तो जब अनपोलराइज लाइट पोलराइज्ड होगी पहले वो I/2 हो जाएगी, और फिर जो आई डैश होगा अभी आपने पढ़ा है, आई डैश की वैल्यू होती है आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, आई डैश इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब ध्यान रखना जब आई डैश निकालोगे तो आई नॉट की वैल्यू पहले I/2 हो जाएगी, इंटू एंगल इसने बोला है 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आ गया। फ्रैक्शन का मतलब आपसे आई डैश बाय आई पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई डैश बाय आई, है ना। तो जब आई डैश बाय आई आप निकालोगे तो ये आपका 3/4 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा देखिए आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए आपका, सॉरी 3/8 आ जाएगा, है ना। तो आई डैश बाय आई, आई की वैल्यू 3/8 हो जाएगी, आप परसेंटेज के टर्म्स में निकाल लो, तो आई डैश बाय आई इंटू 100 आ गया, तो 3/8 इंटू 100 आ गया, मीन्स ये 37%। तो इतनी राइट से ट्रांसमिट होगी, ओरिजिनल अगर आई थी तो पहले ही अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइज्ड होगी तो ये होगी। फिर इस लॉ ऑफ माइनस के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, इसका अगर आपने आंसर दे लिया।
एकदम केयरफुली करना है इसको, आ जाएगा आपका मैसेज। ओहो, 5:30 से क्लास है मेरी आज। ओए, पहले बताना चाहिए था ना भाई। चलो फिर मीटिंग एंड करो, 5:30 बजे स्टार्ट करेंगे। नहीं, वही तो मैं बोला, बच्चे ही नहीं आए इस टाइम। ओहो, हमेशा 3:30 से होती थी ना। ओके ओके, फिर मैं अभी मीटिंग एंड करता हूँ, है ना। 5:30 से स्टार्ट करेंगे। ओहो यार, ये बड़ा मुश्किल है, टाइम टेबल नहीं चेक करना बड़ा मुश्किल होता है ना। ओहो, तो शुरू में बताए थे। कोई नहीं, चलो कोई, वी विल स्टार्ट एट सर 5:30। सर अगर आप यही कराओगे तो हम लेट ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, आप थोड़ा लेट ज्वाइन कर लेना, आधे घंटे तो यही चलेगा, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है है। ना। आप 6 o'clock पे कर लेंगे, मतलब बच्चे नहीं आए आज, मैथ्स का कोई टेस्ट वोस्ट है इसलिए नहीं है। चलो कोई नहीं।